एक संगीत का सम्राट, एक मंदिर के बाहर दिन दहाड़े हमला और 16 गोलियां। ये गोलियां सिर्फ एक जान लेने के लिए नहीं थीं, नहीं, इनके पीछे छिपा था पूरी इंडस्ट्री के लिए एक खौफनाक संदेश। आज हम बात करेंगे गुलशन कुमार हत्याकांड की। साल था 1997, जगह सपनों का शहर मुंबई। लेकिन उस साल इन सपनों पर अंडरवर्ल्ड का एक गहरा साया मंडरा रहा था। एक ऐसी घटना की तैयारी हो रही थी जो पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन गोलियों की गिनती है जो एक साम्राज्य के मालिक के शरीर में दागी गईं। और हर गोली अपने आप में एक संदेश थी, एक बहुत ही क्रूर चेतावनी। सोचिए, ये वो आखिरी शब्द थे जो संगीत सम्राट गुलशन कुमार ने अपने हत्यारों में से एक के मुंह से सुने। ये एक ऐसी सुबह थी जिसकी शाम उन्होंने कभी नहीं देखी। तो चलिए, अब हम उस मनहूस सुबह की घटनाओं को फिर से समझते हैं। वो सुबह जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और देखिए, ये कोई अंधेरे में छिपकर की गई वारदात नहीं थी। ये सब हुआ दिन के उजाले में, सबके सामने। एक क्रूर हत्या। वो तो हर रोज की तरह मंदिर गए थे, बिल्कुल अपनी साधारण सी रूटीन फॉलो कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उस दिन मौत उनका इंतजार कर रही थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं थी, नहीं, बल्कि ये मुंबई अंडरवर्ल्ड की रणनीति में आए एक जबरदस्त बदलाव का नतीजा थी। अब खेल के नियम बदल चुके थे और खून बहाना व्यापार का एक अहम हिस्सा बन गया था। देखिए, आज़ादी के बाद दशकों तक जब भारत एक बंद अर्थव्यवस्था थी, तो हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे डॉन्स का धंधा किस पर टिका था? तस्करी पर। वो उन विदेशी चीजों को देश में लाते थे जिन पर सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी, और इसी काले धंधे ने उन्हें मुंबई का बेताज बादशाह बना दिया था। लेकिन फिर आया साल 1991 और भारत की अर्थव्यवस्था ने एक नई करवट ली। आर्थिक उदारीकरण ने विदेशी सामानों के लिए देश के दरवाजे खोल दिए। अब जिन चीजों की तस्करी करके अंडरवर्ल्ड करोड़ों कमा रहा था, वो चीजें दुकानों पर आसानी से मिलने लगी, और रातों रात उनका पूरा का पूरा स्मगलिंग का साम्राज्य मलबे में तब्दील हो गया। और ये स्लाइड दिखाती है कि अंडरवर्ल्ड ने कितनी बेरहमी से अपना बिजनेस मॉडल बदला। जब तस्करी का पैसा आना बंद हो गया, तो उन्होंने पैसा कमाने का एक नया और पहले से कहीं ज्यादा हिंसक तरीका निकाला, रंगदारी, जिसे प्रोटेक्शन मनी भी कहते हैं। मतलब साफ था, शहर में बिजनेस करना है तो हफ्ता देना पड़ेगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और निशाना कौन बना? शहर के अमीर लोग, खासकर बॉलीवुड। और इस नए और खूनी बिजनेस मॉडल के लिए टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार से बेहतर निशाना भला और कौन हो सकता था? दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने गुलशन कुमार से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर इसी रकम की मांग की थी, 10 करोड़ रुपए। ये एक ऐसी पेशकश थी जिसे ठुकराने की हिम्मत उस दौर में शायद ही कोई करता था। गुलशन कुमार को धमकियां मिलीं, चेतावनियां भी दी गईं, लेकिन उन्होंने अंडरवर्ल्ड के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया, और उनका यही इनकार उनके लिए मौत का फरमान बन गया। हत्यारे पूरे 1 महीने तक सही मौके का इंतजार करते रहे, और वो मौका उन्हें जल्द ही मिल भी गया। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले पहलू पर। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि ये हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी भी थी। यही वो सवाल है जो आज भी पूछा जाता है। क्या एक हाई प्रोफाइल नागरिक की जान बचाने में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहे? हत्या से महीनों पहले एक मुखबिर ने मुंबई पुलिस को यही सटीक जानकारी दी थी। मतलब पुलिस को साफ साफ पता था कि अबू सलेम का गिरोह गुलशन कुमार को निशाना बनाने की फिराक में है। तो ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि हुआ क्या था। एक तरह का ब्यूरोक्रेटिक कंफ्यूजन आप कह सकते हैं। सुरक्षा में एक ऐसी चूक हुई जिसने हत्यारों को वो सुनहरा मौका दे दिया जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहे थे। सोचिए, 2 राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल की कमी, और नतीजा ये हुआ कि जिस दिन उन पर हमला हुआ, उस दिन उनकी हिफाजत के लिए कोई भी मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं। तो गोलियां चल चुकी थीं, एक जान जा चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चलिए अब देखते हैं कि इस हत्याकांड की जांच कैसे आगे बढ़ी और इसका बॉलीवुड पर क्या असर हुआ। हत्या के फौरन बाद जांच शुरू हुई और शक की सुई घूमी मशहूर संगीतकार नदीम सैफी की तरफ, जिसके बाद वो देश छोड़कर ही भाग गया। शूटर के तौर पर अब्दुल रऊफ मर्चेंट की पहचान हुई और बस एक लंबी कानूनी लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। ये कोई अकेली घटना नहीं थी, ये तो अंडरवर्ल्ड के नए बिजनेस मॉडल का एक्शन प्लान था।
गुलशन कुमार की हत्या एक उदाहरण सेट करने के लिए की गई थी ताकि बॉलीवुड में कोई और अंडरवर्ल्ड को ना कहने की हिम्मत ना कर सके। डर का एक ऐसा माहौल बनाया गया कि बड़े बड़े फिल्म मेकर्स या तो देश छोड़कर भाग गए या फिर गैंगस्टर्स की मांगे मानने लगे। और इससे साफ पता चलता है कि इस हत्या का असली मकसद क्या था। इसने यह साबित कर दिया कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का रिश्ता अब सिर्फ पार्टियों और ग्लैमर तक सीमित नहीं था, बल्कि ये सीधे सीधे मुनाफे का एक खूनी खेल बन चुका था। गुलशन कुमार की हत्या भारत के सबसे शक्तिशाली उद्योगों में से एक की कहानी का एक स्याह अध्याय है। और सवाल आज भी वही है, क्या बॉलीवुड उस खौफ से पूरी तरह उभर पाया है? बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया, इसके पीछे ना कई बार बड़े गहरे और काले राज छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही सबसे चौंकाने वाली कहानियों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। 1997 में एक म्यूजिक मुगल की दिन दहाड़े हत्या और वो उलझी हुई इन्वेस्टिगेशन जिसने फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के बीच के रिश्तों को सबके सामने ला दिया। सोचिए, 12 अगस्त 1997 की सुबह, जगह थी मुंबई का एक मंदिर। जैसे ही टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार अपनी रोज की पूजा करके बाहर निकले, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक मैसेज था। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के खतरनाक रिश्ते का एक क्रूर सरेआम ऐलान था। गोली चलाने से ठीक पहले हमलावरों में से एक ने कथित तौर पर ये सर्द शब्द कहे थे। ये एक लाइन ही इस अपराध की बेरहमी को बताने के लिए काफी है और ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर ऐसी नफरत की वजह क्या हो सकती है। तो ये गुलशन कुमार थे कौन? उनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। दिल्ली की गलियों में जूस बेचने से लेकर सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज यानी टी सीरीज की शुरुआत करने तक, और फिर 90s के दशक में आशिकी जैसे एल्बम के साथ उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में जैसे क्रांति ही ला दी। वो सही मायनों में कैसेट किंग बन चुके थे। पूरा देश सदमे में था, लेकिन पुलिस के लिए जवाब ढूंढने की जंग तो तुरंत शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले शक की सुई घूमी किसकी तरफ? पहला और सबसे सीधा कनेक्शन वो जुड़ रहा था मुंबई के अंडरवर्ल्ड से, और सबकी नजरें थीं दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पर, एक ऐसा सिंडिकेट जिसने उस वक्त पूरे शहर में अपना खौफ बना रखा था। और मकसद? पुलिस के मुताबिक वजह बिल्कुल सीधी और क्रूर थी, एक्सटॉर्शन यानी उगाही। कहा जाता है कि गुलशन कुमार ने डी कंपनी को 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी देने से साफ इनकार कर दिया था, एक ऐसा इनकार जिसकी कीमत शायद उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दुखद बात सामने आती है कि शायद ये सब रोता जा सकता था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने बाद में अपनी किताब में बताया कि पुलिस को इस साजिश के बारे में महीनों पहले ही पता चल गया था। एक मुखबिर ने उन्हें बताया था कि गैंगस्टर अबू सलीम गुलशन कुमार को उसी मंदिर में मारने का प्लान बना रहा है। उन्हें कुछ वक्त के लिए प्रोटेक्शन दी भी गई, लेकिन बाद में हटा ली गई, जो कि एक बहुत ही घातक फैसला साबित हुआ। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि केस बिल्कुल सीधा है और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, कहानी ने एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लिया जिसने सबको, मेरा मतलब है पूरे बॉलीवुड को, हिला कर रख दिया। अचानक सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन अंडरवर्ल्ड से घूमकर सीधे फिल्म इंडस्ट्री के दिल में पहुंच गई। अब मुख्य शक किसी गैंगस्टर पर नहीं, बल्कि बॉलीवुड की ही एक बहुत कामयाब म्यूजिक कंपोजर पर था। एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब शक के घेरे में थे नदीम सैफी, जो मशहूर म्यूजिक जोड़ी नदीम श्रवण का हिस्सा थे। देखिए, एक जमाना था जब उन्होंने और गुलशन कुमार ने मिलकर आशिकी जैसी जबरदस्त कामयाबी दी थी। लेकिन पुलिस के मुताबिक ये रिश्ता तब बिगड़ गया जब नदीम का सोलो एल्बम फ्लॉप हो गया। नदीम को लगा कि कुमार ने उसे ठीक से प्रमोट नहीं किया और कथित तौर पर उन्हें धमकी भी दी। इस मामले के पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम ने पुलिस की थ्योरी को बिल्कुल साफ शब्दों में सामने रखा। उनका मानना था कि इस हत्या के पीछे का असली मास्टरमाइंड नदीम सैफी ही था, जिसने अपना बदला लेने के लिए हत्यारों को सुपारी दी थी। लेकिन ये साजिश इतनी सीधी नहीं थी, इसमें सिर्फ एक ही नाम नहीं था। धीरे धीरे इस पूरे केस में कई और नाम भी उलझते चले गए। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से मुख्य किरदार थे। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड थे नदीम सैफी। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन जोड़ा गया अबू सलीम का, और तो और टी सीरीज के राइवल कंपनी टिप्स कैसेट्स के मालिक रमेश तौरानी पर भी उकसाने का आरोप लगा। और गोली चलाने वाले थे अब्दुल रऊफ मर्चेंट और उसका भाई अब्दुल राशिद। जैसे ही नदीम सैफी का नाम इस केस में सामने आया, वो देश छोड़कर लंदन चले गए।
भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहीं। और सच तो ये है कि वो आज तक इस मुकदमे का सामना करने के लिए भारत नहीं लौटे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदीम सैफी की कहानी बिल्कुल अलग है। वो हमेशा से इन सभी आरोपों से इनकार करते आए हैं। उनका कहना है कि गुलशन कुमार उनके लिए एक बड़े भाई जैसे थे और ये सब उनके साथ हुआ सबसे बड़ा अन्याय है। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो थी एक बहुत लंबी, बहुत ही उलझी हुई कानूनी लड़ाई, जो 1-2 साल नहीं बल्कि 2 दशकों से भी ज्यादा चली। इंसाफ का पहिया घूमा, लेकिन बहुत धीरे। सोचिए, 2001 में शूटर अब्दुल रऊफ पकड़ा जाता है। 2002 में उसे सजा होती है, लेकिन 17 लोग बरी हो जाते हैं। फिर 2009 में वो पैरोल से भाग जाता है और 2016 में फिर पकड़ा जाता है। और आखिरकार वारदात के करीब 24 साल बाद 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट का फाइनल फैसला आता है। तो फाइनल फैसला क्या था? देखिए, कोर्ट ने अब्दुल रऊफ मर्चेंट की उम्र कैद को तो कंफर्म कर दिया, लेकिन जो बड़ा ट्विस्ट था वो था उसके भाई अब्दुल राशिद को लेकर, जिसे निचली अदालत ने बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और उसे भी उम्र कैद की सजा सुना दी। और रमेश तुरानी, उनकी रिहाई को सही माना गया। कोर्ट ने अब्दुल राशिद को सजा देते हुए बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसे दिन दहाड़े हुए क्रूर मर्डर में किसी को गलत तरीके से बरी कर देना समाज में कानून व्यवस्था के लिए ही एक खतरा बन जाता है और एक बहुत ही गलत मैसेज देता है। तो फिर रमेश तुरानी कैसे बरी हो गए? हाई कोर्ट का मानना था कि उनके खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई ठोस, मतलब कोई पक्का सबूत नहीं था। सिर्फ एक गवाह के बयान के आधार पर साजिश साबित नहीं की जा सकती, इसलिए उनकी रिहाई को बरकरार रखा गया। और यहीं आकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़े सवाल पर अटक जाता है। गोली चलाने वाले तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन वो इंसान जिस पर इस पूरी साजिश को रचने का मुख्य इल्जाम है, वो आज भी देश की कानूनी पहुंच से बाहर है। तो क्या हम इसे पूरा इंसाफ कह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो 2 दशक बाद भी गूंज रहा है।